हाय हेलो वेलकम टू माय चैनल बीएससी फोरम। क्या तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है। सेकेंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। फर्स्ट चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री, फिर प्रोटीन्स की। बायो मॉलिक्यूल्स में हम लोग लास्ट ईयर 12th में ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी। अब उसका एक एक चैप्टर दे दिया है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस है। केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमर, सिंथेटिक डाइज। तो ये सारे जो है हमारे चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं जो कि हमें पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर के लिए। मेनली जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो मई 15 से स्टार्ट होता है और आई गेस जून तक जाता है। एक महीने में तो सेमेस्टर होता ही है। बट इन पूर्वांचल यूनिवर्सिटी टीचर्स का कहना है कि मई 15 से लेकर के मई 25 के बीच में ही पेपर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है सॉलिड स्टेट, क्योंकि बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो सारे आपके ऑर्गेनिक हैं और ये वाला जो चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसलिए हम लोग ये स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। ये उतना टफ नहीं है जितना हम सोच रहे हैं और अगर इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो याद करने के लिए हैं, तो जितना हम लर्न करेंगे उतना ज़्यादा इसका आपका मतलब प्रिपेयर होगा। ठीक है, अब सबसे पहले सॉलिड स्टेट की अगर बात की जाती है तो सबसे पहले जो टीचर क्वेश्चन पूछता है या जिसके बारे में सबसे पहले बात होती है वो होता है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करिएगा और ये बताइए कि कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। ठीक है, होप कि आपको आया हो, अगर नहीं आया तो फिर मैं बताती हूँ। टोटल जो होते हैं मेनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। मेनली जो होता है वो 3 स्टेट्स होते हैं, लेकिन 2 स्टेट्स और होते हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हमें सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में बात करनी है, लेकिन फिर भी हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस इन तीनों के बारे में आपको बता देंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सॉलिड की बात की जाए तो a solid is defined in the form in which possesses rigidity and hence definite shape and volume. सॉलिड वो होता है जिसका एक शेप और वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। और सॉलिड का मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता देती हूँ थोड़ा बहुत। इसमें क्या होता है कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं और इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होता है ये स्ट्रांग होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग। इसका आपको मतलब आप नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, जैसे आप लोग कभी कभी ऐसा होता है कि दिखता नहीं होगा स्क्रीन पे, तो मैं जो जो चीज़ बोल रही हूँ वो भी आप पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होता है सॉलिड में स्ट्रॉन्ग होता है और डिस्टेंस बिटवीन मॉलिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो जो शॉर्ट होता है। मॉलिकुलर डिस्टेंस जो होता है शॉर्ट होता है, मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं एटम्स। ठीक है, ये आपकी थोड़ी बहुत मैंने बात बता दी। अभी सॉलिड के बारे में मैं और बात करूँगी। अब उसके बाद हम आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है और मतलब कि लिक्विड का जो मतलब वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसके स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो लाइटली स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड वो नहीं होते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन मॉलिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो भी इंटरमीडिएट ही होता है, मतलब वो भी शॉर्ट ही, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग दूर नहीं होता है। जैसे कि ये मान लीजिए ये आपका है स्टेट, ये इस तरह आपका इस तरह, मतलब थोड़ा लूजली पैक्ड होता है, बाकी बस थोड़ा ही लूजली पैक्ड होता है, इतना ज़्यादा उसमें अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ये भी हो गया। अब गैसेस की अगर बात करें तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होता है, गैसेस की बात करें तो इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है ये बिल्कुल ही वीक होता है। ठीक है, और जो इसमें डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं। मतलब जैसे ये अगर आपका है एक गैस, यहाँ पर गैस, अब जैसे हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कितना भी हम उसे देख नहीं सकते हैं, बट लेकिन बाकी जो लिक्विड है वाटर में, तो वाटर को हम वाटर के पार्टिकल्स कितना भी हम पार्टिकल्स नहीं देख सकते, लेकिन वाटर को तो देख ही सकते हैं। लेकिन गैसेस वगैरह में जो गैसेस हैं अगर हम मतलब वो एक कंटेनर में वो होती हैं और अगर हम उसको खोलेंगे तो गैसेस पूरी ब्लैंक हो जाती हैं और कुछ पता नहीं चलता है कि कहाँ गई। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक सॉलिड स्टेट पे।
तो सॉलिड स्टेट के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो सॉलिड का हम पहला कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बताया कि उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, मतलब कि उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, कि इंटरमॉलिक्यूलर डिफरेंस जो होता है उसमें वेरी स्मॉल होता है। मतलब ये देखिए, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मुझे 0 ही दिख रहा है, तो ये जो आपका हो जाएगा ये सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर उसके बाद और भी पॉइंट्स है इसमें। इन सॉलिड द कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये एकदम फिक्स्ड पोजीशन में यहाँ पर है तो फिक्स्ड में रहेंगे, बहुत थोड़े मीन वाइब्रेशन में ये ऑसिलेट होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसका कि दे हैव हाई डेंसिटी एंड यूजुअली आर इनकम्प्रेसिबल। इसकी डेंसिटी जो होती है ये बहुत हाई होती है और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब इसको कंप्रेस हम नहीं कर सकते। अब जो इसके बारे में बात किया गया ये कि सॉलिड जो है वो फर्दर दो तरीके से डिवाइड हुआ है, ठीक है। पहला जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और दूसरा जो है एमॉर्फस है। क्योंकि एक आध दो और हम कैरेक्टरिस्टिक आपको बताते हैं, एक बार फिर से बताते हैं, ठीक है। मतलब वो सारी चीज़ें अब फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। सॉलिड स्टेट पॉइंट नंबर 1, दे हैव डेफिनिट मास वॉल्यूम एंड शेप। उसका जो मास होता है और वॉल्यूम होता है वो शेप होता है, सब डेफिनिट होता है सॉलिड में। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्ट होता है। फिर उसके बाद फोर्सेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और देयर कंस्टेंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन। जो भी कंस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उसमें फिक्स्ड पोजीशन होता है। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, मतलब वो ठोस होता है और उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे अगर स्पॉन्ज हम लेंगे या कोई भी चीज़ें हम ले रहे हैं तो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, वो तो उस तरह हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करना है और आपको अगर पता होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है तो आप वीडियो पॉज करके खुद से पूछिए कि वो क्या होता है। मतलब अगर आप खुद से बोलेंगे तो जब बाद में आप पढ़ेंगे, मतलब जो जो आपको चीज़ें नहीं आ रही होंगी उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपने वीडियो पॉज किया हो, जो नहीं किए हैं वो पढ़े। फिर टाइप्स ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि रेगुलर शेप होता है, मतलब पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। लेकिन इसमें अमॉर्फस में क्या होता है, इरेगुलर शेप होता है, मतलब कि कोई भी वो डिफाइन नहीं होता कि मतलब हाँ इस तरह से होगा इस तरह से होगा, नहीं। जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का। पॉज करिए, बताइएगा क्या एग्जांपल हो सकता है। जैसे इसमें हम ले सकते हैं कि अमॉर्फस में तो हम आइस ले सकते हैं कि अगर आइस मेल्ट होगा तो वो आइस नहीं, एक्चुअली देखिए हमारे घरों के खिड़कियों में जो रॉड होता है ये इम्प्योर पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो जब इसको हम हीट करेंगे, इसको हम हीट देंगे तो इसमें क्या होगा कि सारा चीज़ें गल जाएंगी लेकिन थोड़ा क्रिस क्रॉस, मतलब अनडिफाइंड हो जाएंगी, मतलब एक डायरेक्शन में नहीं रहेंगी। बाकी क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब हम आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताएंगे। तो इन दिस सॉलिड द कंस्टेंट पार्टिकल्स इन अ रेगुलर फैशन कंटेनिंग शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसमें दो ऑर्डर होते हैं, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज, और क्रिस्टलाइन सॉलिड दोनों कंटेन करता है, ठीक है। और ये रेगुलर फैशन में होता है जो मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद दे हैव डेफिनिट ज्योमेट्री एंड शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसमें डेफिनिट ज्योमेट्री और शेप होता है। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका हाई होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। दे आर एनोट्रॉफी, एनोट्रॉफी होता है, एनोट्रॉफी नहीं एनिस्ट्रॉफिक होता है, सॉरी एक सेकेंड, एनिस्ट्रॉफिक। दे हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूज़न। इसके पास डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है। दे अंडरगो क्लीन कीवेज। उसमें जो होता है वो क्लीन कीवेज का मतलब अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट कर रहे हैं, ऐसे अगर उसको कट कर रहे हैं बीच में कहीं से, तो वो क्या होता है कि एकदम क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम कट करते हैं तो उसमें क्लीन क्लीवेज होता है। मतलब जैसे अगर ये फिट करी है तो अगर हम इसको कट करेंगे तो ये जो मतलब एक के नीचे एक पार्टिकल्स एकदम स्ट्रेटली कटेंगे, तो वही बता रहा है। और इसे हम ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारा क्या क्या पॉइंट है, रेगुलर इन शेप, हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, एनिस्ट्रॉफिक इन नेचर, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए एनिस्ट्रॉफिक इन नेचर जो होता है मतलब उसके डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एनिस्ट्रॉफिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है।
और फिर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और ट्रू सॉलिड होता है, ठीक है। दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी, मतलब ये सारी चीज़ें आपको रिमाइंड करनी है। ये सारी चीज़ें, ये जो मैंने लिखा है इसको आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कर सकते हैं, और जो मैंने अभी बताया आपको वो आप लर्न कर सकते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे एमॉर्फस सॉलिड। अब हम बात करेंगे एमॉर्फस सॉलिड की। तो एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, इरेगुलर इन शेप होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। अब मैं पहले आपको शॉर्ट पॉइंट बताती हूँ, फिर आपको ये पढ़ के बताऊँगी। सबसे पहले इरेगुलर इन शेप होता है, इसका जो हैव रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो रेंज में होता है, मतलब बहुत शार्प नहीं होता है, इसका रेंज में ही करते हैं, मतलब इतने से इतने तक ऐसे करके। डू नॉट हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूज़न, बहुत डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूज़न नहीं होता है। और आइसोट्रॉफिक इन नेचर, जैसे वो एनिस्ट्रॉफिक इन नेचर था, ये आइसोट्रॉफिक इन नेचर होता है। और आइसोट्रॉफिक का मतलब होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। आइसोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है, आइसोट्रॉफिक सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। और उसका मतलब था डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। इसका जो रेंज ऑफ ऑर्डर होता है वो शॉर्ट होता है, और ये स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको ये मतलब ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अब एक सेकेंड। हाँ, तो अब हम बताते हैं आपको इसका क्या होगा। इन अमorphous solid the constituent particles are arranged in irregular fashion and mostly they have short range order only। इसमें मोस्टली जो होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर ही होता है, उसमें दोनों हो सकता है, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों हो सकता है। उसमें लॉन्ग रेंज होता है लेकिन शॉर्ट रेंज भी हो सकता है, लेकिन इसमें मोस्टली क्या होता है, शॉर्ट रेंज ही होता है, लॉन्ग रेंज नहीं होता है। दे हैव इरेगुलर शेप, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये मेल्ट हो जाता है ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर में। और दे आर आइसोट्रॉफिक इन नेचर, आइसोट्रॉफिक का मैंने आपको बताया मतलब क्या होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। फिर उसके बाद दे डोंट हैव डेफिनिट हीट डिफाइनाइट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब इसमें डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। और दे अंडरगो इरेगुलर क्लीवेज, इसको कट करने पे रेगुलर क्लीवेज नहीं होता है। दे आर स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड। सुपर कूल्ड का एग्जांपल हो जाएगा ग्लासेस। और भी एग्जांपल अगर आपको पता होंगी तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ओके। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद एक और पॉइंट है इसमें, एनी मटेरियल कैन बी मेड अमॉर्फस और ग्लासी ईदर बाय रैपिड कूलिंग और इट्स मेल्ट और फ्रीजिंग इट वेपर। मतलब कोई भी अमॉर्फस जो है वो क्या होता है कि रैपिड कूलिंग पे मेल्ट हो जाता है और फ्रीजिंग इट वेपर। ये देखिए ये रहा, आपको समझा पाऊंगी। एनी मटेरियल कैन बी मेड अमॉर्फस और ग्लासी, ठीक है। कोई भी मटेरियल को अमॉर्फस या ग्लासी हम बना सकते हैं ईदर बाय रैपिड कूलिंग, या फिर उसको रैपिड कूल कर सकते हैं, ऑफ इट्स मेल्ट और फ्रीजिंग इट्स वेपर, ठीक है। उसके वेपर को फ्रीज कर दीजिए या रैपिड कूलिंग से उसको मेल्ट कर दीजिए, ठीक है। और एक लाइन है एनसीईआरटी में लिखी है 12th क्लास के, कि ऑन हीटिंग अमॉर्फस बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। जब अमॉर्फस को हम हीट करेंगे सम टेम्परेचर पे तो वो क्या होता है, वो क्रिस्टलाइन बन जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये कंपटीशन में पूछ सकता है। अमॉर्फस का हम एग्जांपल आपको अगर दें तो क्वार्ट्ज हो जाएंगे, ग्लास हो जाएंगे, रबड़ हो जाएंगे, प्लास्टिक हो जाएंगे, प्लास्टिक ग्लासेस। तो जब इसको हम मेल्ट करेंगे तो ये इरेगुलर शेप का होगा, तो वही आपको बता रहा है। अब क्रिस्टलाइन का जो एग्जांपल है वो जैसे बेंजोइक एसिड, KNO3 और SI और CU, बहुत सारे एग्जांपल हैं क्रिस्टलाइन में भी। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अमॉर्फस सॉलिड आर वेरी यूजफुल इन एज इनऑर्गेनिक ग्लासेस। सबसे ज़्यादा ये यूजफुल होता है इनऑर्गेनिक ग्लासेस के लिए, विच फाइंड्स एप्लीकेशन इन कॉन्ट्रैक्शन हाउस बेल्स एंड लेबोरेटरी, जिसके हेल्प से हम हाउस बेल्स को वो कर सकते हैं, और लेबोरेटरी में इसका बहुत यूज़ होता है, ठीक है। रबर इज़ यूज इन मेकिंग टायर्स एंड मतलब रबर भी जो होता है यूज़ होता है मेकिंग टायर्स में, वो भी अमॉर्फस सॉलिड से ही बना होता है,
ठीक है। प्लास्टिक्स आर बीइंग यूज्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे लाइफ, प्लास्टिक्स के बारे में बताया गया है, मतलब जो जो भी एग्जाम्पल्स है उसके बस उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है यूजेस में। अब उसके बाद द अमोर्फस सिलिका इज यूज टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। बाकी कुछ अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, बट ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। Amorphous silica is used to convert sunlight into electricity. Photovoltaic cell also known as solar cell, ठीक है। amorphous silica जो होता है वो यूज्ड होता है किसमें, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि फोटोवोल्टिक सेल भी बोला जाता है और इसी को हम सोलर सेल बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड तो और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसमें मैं आपको सिर्फ बस नेम बता देती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो एंड कर दूंगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सबसे पहले बेस्ड ऑन अपॉन द कंस्टेंट पार्टिकल ऑक्यूपाइंग लैटिस साइज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। तो ये तो आप पढ़ सकते हो खुद से भी, ये जो लिखा है इतना, उसमें कुछ होता नहीं है, फॉलोइंग टाइप्स यही सब बताता है। अब इसमें 4 तरह का होता है, आयोनिक क्रिस्टल, मॉलिकुलर क्रिस्टल, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। सबसे पहले 4 तरह का होता है, आयोनिक क्रिस्टल, मॉलिकुलर क्रिस्टल, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। बस यही 4 तरह का आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पैकिंग ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड बताऊंगी और वो बताऊंगी, वॉइड्स के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। और इस वाले का मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मैं अभी बताई हूँ आपको टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेकिन ये थोड़ा बाद में बताऊंगी जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले वॉइड्स वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए ना, उसके बाद ही तो आप ये सब कर पाओगे। फिर हाँ, तो अब मैं वीडियो एंड करने जा रही हूँ। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक मुझे देखा, एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊँ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय बाय।